ठीक है। एग्जामिशन अपन ने स्टार्ट कर लिया था। एग्जामिशन में अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, जिसमें एग्जामिशन मतलब क्या होता है, ऐसी सप्लाई जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसी सप्लाई जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो एक मिनट सर बस आप इधर ऐसे क्या हो गया? आपका वो एग्जामिशन नहीं दिख रहा तो ज्यादा ही नीचे हो गया। अच्छा, ये भी ठीक है। तो एग्जेम्पशन मतलब कि ऐसी सप्लाई जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, तो सरकार नोटिफाइड कर देती है ऐसे गुड्स को और सर्विसेज को जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज के लिए अपन एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 1 या 2 नंबर का तो कम से कम क्वेश्चन आएगा ही एग्जेम्पशन पे, तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो इसमें कुछ अपन ने डिस्कस पहले कर चुके हैं, जैसे कि एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन कौन से होते हैं वो अपन ने डिस्कस कर दिया। तो माइंड में एक चीज बैठा के रखना कि जो बेसिक नीड्स की चीजें होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, या सरकार की निगाहों में पहले रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, बाद में थोड़ा सा और विस्तृत रूप हुआ कि एजुकेशन पे भी जोर दिया, स्कूल का एजुकेशन हो गया, या मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। तो सरकार का ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे आपको, ये तो सर्विस की बात हो गई, गुड्स में मतलब कि रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें हो गई, या फिर ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हो गई, कल्चर से जुड़ी हुई थी, पूजा पाठ की सामग्री हो गई, या सिंदूर कुमकुम बिंदी, इस तरह की चीजें मतलब उसमें लिखी हुई हैं। तो ये सिर्फ एक बार अपन को रीडिंग करना है। जो पिक्चर भी साथ में दिया हुआ है वो तो आप एकदम नाम से भी याद रहेगा, पिक्चर से भी याद रहेगा, लेकिन ऐसा इसमें रटने की कोशिश मत करना। गुड्स को 1 या 2 बार रीड करना और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन अभी आ गए थे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पर, कि कौन कौन सी सर्विसेज होती है जो एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन मैं इससे पहले क्योंकि पहले जो क्लास था उसमें क्या क्या पढ़ाया था थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं। एग्जेम्पशन का पावर किसको दिया गया है? गवर्नमेंट को दिया गया है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कोई भी सप्लाई को, गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सकती है। किसके जरिए? या तो वो नोटिफिकेशन इशू करेगी, तो नोटिफिकेशन के जरिए, क्योंकि अभी अपन जो नोटिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वो नोटिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए कुछ गुड्स को या सर्विसेज को क्या करा, एग्जाम करा। या गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेशल ऑर्डर भी इशू कर सकती है। स्पेशल ऑर्डर से क्या होता है कि स्पेसिफिकली किसी एरिया वाइज या किसी सिचुएशन के हिसाब से या किसी व्यक्ति के हिसाब से इसको स्पेशल ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि फलाना व्यक्ति अगर सप्लाई कर रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या फलाने एरिया में अगर सप्लाई हो रही है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर जब इशू किया जाता है तो गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा हो सकता है कि पब्लिक डाउट्स में हो कि इसका क्लियर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि नोटिफिकेशन जो इशू किया है एक्चुअल में एग्जाम का एरिया कौन सा है, कितना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बीच में क्या कर सकती है, एक्सप्लेनेशन दे सकती है। क्या दे सकती है? एक्सप्लेनेशन इशू कर सकती है। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन कब इफेक्टिव माना जाएगा? इसके लिए एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर एक्सप्लेनेशन ओरिजिनल ऑर्डर या ओरिजिनल नोटिफिकेशन की डेट से विद इन 1 ईयर किया जाता है, विद इन 1 ईयर किया जाता है, तो इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी वो ओरिजिनल डेट होगी जब नोटिफिकेशन इशू किया। अब नोटिफिकेशन की डेट क्या होती है? तो वो नोटिफिकेशन की डेट नोटिफिकेशन में ही लिखी होती है। वो बताता है कि ये जो बात की गई है वो कब से इफेक्टिव मानी जाएगी। तो वहां पे उन्होंने ये लिखा रहता है कि कब से इफेक्टिव है नोटिफिकेशन। अगर डेट नोटिफाई अलग से नहीं की गई है तो जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसी डेट से इसको इफेक्टिव मान लिया जाता है। तो उनका ये कहना है कि अगर आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन कब इशू किया गया था, अगर उसके विद इन 1 ईयर में अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप, तो हम ये मानेंगे कि ये अलग नहीं है, इसी का ही पार्ट है। तो ऐसा एग्जाम, ये जो एग्जाम में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको उसको देखना है कि ये विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन आ गया क्या, अगर विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन आ गया है तो समझना कि ये इसी का ही पार्ट है, नोटिफिकेशन अलग नहीं है। लेकिन अगर 1 ईयर के बाद एक्सप्लेनेशन हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका इफेक्टिव डेट कब से मानी जाएगी, जब एक्सप्लेनेशन इशू किया गया। मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए 1 ईयर सफिशिएंट है। अगर 1 ईयर की बात किया जा रहा है तो इफेक्टिव डेट आपकी एक्सप्लेनेशन वाली मानी जाएगी, राइट। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल मैंने गुड्स के मामले में सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सर्विसेज, और सर्विसेज को पढ़ने के लिए मैंने ये कहा था कि इसको स्टडी करना आप सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज स्टडी करने से क्या होगा कि हमें एक साल इतनी सारी जो लिस्ट दी हुई है ना, इसको रटने में आपको थोड़ा सा बोर फील होगा। रटने में नहीं, समझने में या इसको रीडिंग करने में आपको बोर फील होगा।
लेकिन जब आप इसी पर्टिकुलर चीजों को आप जब सिलेक्ट कर लेते हो कि नहीं ये फलाना चीज इतनी एजुकेशन से रिलेटेड है, इतनी आपकी चैरिटी से रिलेटेड है, तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बस ये चीज रहती है कि एजुकेशन से रिलेटेड कितनी कितनी एग्जीबिशन है उसको आप अलग से लिख लो, चैरिटी से रिलेटेड जितनी एग्जीबिशन उसको आप अलग से लिख लो। ऐसा ही गवर्नमेंट से रिलेटेड सप्लाई हो सकती है कि गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं देती है, या गवर्नमेंट की जैसे अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि आप बात करें तो EIS वगैरह हो गए, PF वगैरह के हो गए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गवर्नमेंट की होती है। अब इनको एक जगह आप लिख लो, जैसे सेबी वगैरह हो गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जब एक जगह लिखोगे तो आपको इसको याद करने में भी आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। तो इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको ये चैप्टर। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से कम 1 या 2 नंबर का तो 100% आना ही है। ठीक है, अभी इससे पहले भी पेपर हुए होंगे, आप देख लेना, उसमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, रही बात गुड्स की, तो गुड्स को तो आप एक बार रीडिंग कर लेना, जनरल रीडिंग करना। कुछ आइटम्स हैं जिसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप क्या करना, टिक लगा लेना। जहां आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरा नॉन आइटम्स है, वो नॉन आइटम्स ही पूछेगा। जैसे साल्ट है या एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं पूछेगा जो आपके दिमाग को हिला दे, वो सिर्फ साल्ट वगैरह जैसी चीजें पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, जैसे मैंने आपको बताया पूजन सामग्री हो गई, हल्दी हो गई, कुमकुम हो गई, या बैंगल्स वगैरह हो गए, सुहाग के सिंदूर वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीजें होगी। राइट, तो ये चीजें, अनाज वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो कई लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, लेकिन आपके उसमें दिया हुआ है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, रही बात सर्विसेज की, तो अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक सर्विसेज आज पढ़ लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं सेक्टर वाइज। हालांकि आपके मटेरियल में सेक्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, हमको इसको सेक्टर वाइज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री नंबर आपको जहां जहां मैं बताऊंगा वो आप नोट करते चलेंगे। फिलहाल पेज नंबर सर्विस टैक्स का, चलिए इसमें ये नोटिफिकेशन इशू किया गया सर्विसेज के लिए, कौन सा नोटिफिकेशन है आपको मैं बता दूं। ऐसा कभी भी कोई सेक्शन याद नहीं रहता तो जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखो, या ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो याद नहीं रहता तो उसको जबरदस्ती नहीं कि याद करने बैठ जाओ। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन नोटिफिकेशन होते हैं जिनको आप याद रखो, बाय डिफॉल्ट आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक इंप्रेशन तो पड़ता है। अब जैसे मान लो नोटिफिकेशन क्वेश्चन आता है, तो नोटिफिकेशन आपको पता है कि सर्विसेज का है तो एक फिक्स है, मतलब पूरी सर्विसेज के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 12/2017। तो इसको आप है ना एक जगह लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, तो ये याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आए तो टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है, इसका नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इससे अगर आप बात करते हो तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, वो समझता है कि यार आपको नोटिफिकेशन नंबर याद है। तो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 आपको अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ने में याद हो जाएगा। क्लियर है, 12/2017। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले जो एंट्री आ रही है इसमें, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल। अगर मैं इसमें सेक्टर वाइज तोड़ूं तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसको आप क्या नाम देंगे, चैरिटी। क्या नाम देंगे, चैरिटी। अगर आप इसको इस तरह से याद करेंगे तो याद रहेगा कि चैरिटी से रिलेटेड, यानी कि दान धर्म करने वाली सेक्शन कौन कौन से हैं। तो चैरिटी में एक नंबर आता है पहले, एंट्री नंबर 1, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA या 12AB में, राइट, 12AA और 12AB में जो भी एंटिटी रजिस्टर्ड है, अगर वो देखिए ये 12AA और 12AB सेक्शन कहाँ के हैं ये पता है आपको, ये इनकम टैक्स के सेक्शन है। और यहाँ पे जितने भी जो एनजीओस वगैरह होते हैं ना, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चैरिटी में लिए काम करती हैं, तो इन लोगों पर टैक्स ना लगे इसके लिए इनको स्पेशल एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, जो कि कमिश्नर के अप्रूवल से मिलता है। और इनकम टैक्स कमिश्नर को पहले ये प्रूव करना पड़ता है, मतलब उनके लिए ये बात प्रूव करनी पड़ती है कि भैया हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो कमिश्नर इस बात से लिए अंडर सेक्शन इनकम टैक्स के कमिश्नर के द्वारा इनकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 12AA 12AB में एंटिटी को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा उसके पास 12AA है या नहीं है, 12AB है कि नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के लिए होते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो एंटिटी काम कर रही है
तो वो जो भी एंटिटी चैरिटी वाली जो कि अंडर सेक्शन 12AA, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इस तरह से ना थोड़े थोड़े नोट्स में लिख लेना। ये इनकम टैक्स एक्ट है ना, राइट। इनकम टैक्स एक्ट में जो रजिस्टर्ड है 12AA 12AB में, अगर ये कोई भी सर्विसेज दे, कोई भी सर्विसेज, तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है सर्विसेज के नाम। तो कोई भी सर्विसेज का मतलब ये नहीं है, उनको इसमें भी डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि इसके आड़ में कोई दूसरी सर्विसेज आप देना चालू करो। तो अगर वो स्पेसिफिक सर्विसेज आप दे रहे हो इनके द्वारा, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट होगी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो अभी इसको अपन को पढ़ना है। तो चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ समझना होगा। देखो चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि देखो सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई किसको मानेंगे, जब आप चैरिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, तो चैरिटेबल एक्टिविटीज भी समझना जरूरी है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होती है वो आपको पता ही है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। ये सप्लाई जो है ना, एग्जेम्प्टेड सप्लाई का जो डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, वहां पे मैंने पढ़ा था। नील रेटेड सप्लाई होती है, वो एग्जेम्प्टेड होती है। नोटिफिकेशन इशू करके कोई स्पेशली उस सर्विसेज को एग्जाम कर दिया जाता है, तो वो एग्जेम्प्टेड सर्विस होता है अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6, राइट। अंडर सेक्शन 11 जो है वो सीजीएसटी एक्ट का है, और अंडर सेक्शन 6 जो है वो आईजीएसटी एक्ट का है। और एक और सर्विसेज थी जो कि स्पेशली एग्जाम कर दी जाती है, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। नॉन टैक्सेबल मतलब जिसपे जीएसटी लगा ही नहीं जा सकता। देखो टैक्सेबल हो, जो टैक्सेबल होता है ना उसको एग्जेम्पशन दी जाती है, फिर देखा जाए तो, ठीक है। जो नॉन टैक्सेबल है उसका क्या है, उस पर जरूरत ही नहीं एग्जेम्पशन की। भाई जब आप कोई सप्लाई टैक्सेबल होगी तो आप उसको एग्जाम्प्ट बोल सकते हो। ऐसा तो नहीं कि किसी पे जीएसटी लग ही नहीं रहा है उसके बाद भी आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वो नॉन टैक्सेबल है, उस पर तो आप जीएसटी लगा ही नहीं सकते। जैसे कि अभी फिलहाल 5 पीस प्रोडक्ट हो गए और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, राइट। तो इस पे आप जीएसटी लगा नहीं सकते। अभी फिलहाल मैंने आपको जो बात बताई है कि चैरिटी का अंडर सेक्शन 12AA और 12AB में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए। और चैरिटेबल एक्टिविटीज को यहाँ पे समझाया है कि जो कि रिलेटेड होगी पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ, मतलब कि हेल्थ के लिए काम कर रही है, मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है, पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर रही है। क्यों, उनको क्या दे रही है, वो उनकी केयर कर रही है और काउंसलिंग कर रही है। किससे रिलेटेड, जो कि टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि फिजिकली बहुत सीवियरली फिजिकली डैमेज टाइप के बोल सकते हैं आप, डैमेज वर्ड गलत है वैसे तो, गुड्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि टर्मिनली इल है पर्सन और टर्मिनली विद सीवियर फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, राइट। तो जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और जिनका टर्मिनली मतलब कि एक तरह से पागल व्यक्ति बोल सकते हैं आप, सीधी बात बोलें तो ऐसे लोगों को अगर आप केयर और काउंसलिंग की सर्विस दे रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट बन जाएगी। इसके अलावा पर्सन्स अफेक्टेड विद एचआईवी और एड्स, ये दोनों बीमारियां एकदम नाम से ही समझ आता है, एचआईवी और एड्स दोनों खतरनाक बीमारियां हैं। इनके लिए अगर कोई केयर और काउंसलिंग दे रहा है, क्योंकि इन लोगों की जीने की इच्छाएं भी खत्म हो जाती है। एचआईवी और एड्स वाले इनको पता है कि यार जाना ही है, तो ऐसे लोगों को अगर आप केयर और काउंसलिंग दे रहे हो तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा हो, इस पर कोई सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर है पर्सन्स एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, मतलब जो देखा होगा आपने, संजू मूवी देखी होगी आपने, ऐसे भी लोग होते हैं जो देखो नशा कर लिया, उसने गलती हो गई, एक बार हो गई, अब वो नशा ऐसा रूप लिया कि वो अब नशा छोड़ने को छोड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स और ऐसे अल्कोहल